देवांश, यस सर। अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोगों ने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन किया था, है ना? यस सर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वाला हो गया। ओके ओके। तो उसमें मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको, क्वेश्चंस करवाया था ना मैंने। यस सर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं हम लोग। अभी मैं कैमरा ऑन करता हूँ। वास्तव आरुषि, लास्ट लेक्चर देखा था आपने? यस सर, देख लिया था। ओके, देन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।
देवांश ये सवाल हो जाएगा। यस सर हो गया। सर ए 8:1 आ रहा है आंसर। 8:1। आरुषि? आरुषि हो गया? आशीष? तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, बाकी के लोग देखें। 8:1 आ रहा है सर। वेरी गुड कौस्तव। आरुषि आपका भी आ गया? यहाँ पे जो मोलर रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4:1 दे रखा है, ठीक है। तो हमें निकालना है वॉल्यूम कितना, कंपोजिशन जो है बेसिकली ये फ्यूज आउट हो गया, बाहर निकल गया। तो मोलर रेशियो से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। तो टोटल प्रेशर तो 20 गिवन है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम क्या होगा, मोल ऑफ हीलियम, ये हीलियम का है और ये किसका है, CH4 का। तो ये हो जाएगा 4/4+1, यानी ये बेसिकली हो जाएगा आपका 20 × 4/5 विच इज इक्वल टू 16 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन हीलियम का, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम और पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 की बात करें तो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कर देंगे, फिर 20 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/4+1 5। तो ये हो जाएगा आपका 4 बार पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। अब हमने बताया था आप लोगों से वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन वॉल्यूम ऑफ CH4 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन प्रेशर ऑफ CH4। ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था P1/P2 इंटू M2/M1। तो यहाँ पे हो जाएगा MCH4 अपॉन, चूंकि मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो बस वैल्यू रख देंगे 16/4 इंटू ये क्या हो जाएगा 16/4। मीथेन का मोलर मास 16 होता है ये, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स निकल जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बेसिकली 4×2 = 8/1 विच इज इक्वल टू 8:1। सबका हो गया? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम्स लॉ। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम्स लॉ की जब बात करते हैं तो पहला पॉइंट देखिए क्या होता है कि इट हेल्प्स इन सेपरेशन, डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट डेंसिटीज होते हैं उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ गैसेस हैविंग different densities by diffusion।
दूसरा आ जाता है आपका इट इज ऑल्सो हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल in determining the densities and molecular masses of unknown gases by comparing their rates of diffusion, their rates of diffusion with known gases. अननोन गैस को नॉन गैसेस के साथ मिला के उसके क्या निकालते हैं हम, डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन से कंपेयर करके, ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन separating the isotopes of some elements. वहाँ भी मॉलिक्यूलर मास बड़ा होता है, उसी हिसाब से हम डिफ्यूजन करके उसको भी सेपरेट कर सकते हैं इजीली। और आपने थर्ड पॉइंट के लास्ट टाइम में लिख सकते हैं। It helps in separating the isotopes of some elements. हो जाएगा तो बताइएगा। सर डन। वेरी गुड, चलिए यहाँ तक सबका हो गया। यस सर। यस सर डन। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास आता है इसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बाद केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। टॉपिक डालिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और ये एप्लीकेबल होता है फॉर ओनली आइडियल गैसेस, एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। पॉस्टुलेट लिखिएगा आप लोग, गैस कंसिस्ट ऑफ large numbers of identical particles called atoms और molecules। ये postulate थे जो
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दिया गया था। पहला पॉस्टुलेट हो गया। दूसरा, इट कंसिडर्ड ideal gas a point mass particle therefore the actual volume जो होता है, actual volume occupied by gas is negligible in comparison to volume occupied by volume of container। इसके रिस्पेक्ट में हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइडियल गैस में हमेशा ये एजम्पशन था कि आइडियल गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये तीन बहुत ही इजी पॉइंट है, और भी पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉस्टुलेट हैं इनके, उसको पहले पढ़ेंगे। उसके बाद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उससे कुछ तीन वेलोसिटीज आएंगी आपके, मोस्ट प्रोबेबल, रूट मीन स्क्वायर एंड एवरेज स्पीड आएगा। तीन वेलोसिटी, तीन स्पीड आएगा, उसी हिसाब से करेंगे। Sir, done. देवांश, Just a minute, sir. Sir, done. कौस्तव, Done, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इन्होंने बोला था ऑल गैस पार्टिकल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। कांस्टेंट रैंडम मोशन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहेगा। और ड्यूरिंग द रैंडम मोशन they will collide with each other and also with the walls of container, and also with the wall of container, ठीक है। इसके बाद पॉइंट लिख लेंगे, गैस पार्टिकल move in all possible direction, move in all possible direction in a straight line। और भी होते हैं, collision between gas particle is perfectly elastic collision।
कॉलिजन पढ़ा आप लोगों ने फिजिक्स में? Yes, sir. तो यहाँ पे जो कॉलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है। और डिफरेंट गैसेस जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं, ये भी बोला गया था। पहले ये लिख लीजिए फिर आगे कराते हैं। हो गया आरुषि? Sir, done. वेरी गुड। देवांश, आरुषि, कौस्तव, Done, sir. आरुषि आपका भी हो गया? चलिए, फिर इसके बाद अपने पास आ जाता है डिफरेंट particles of gas moves with different speed और velocity, जो भी कह लीजिए। लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका के का मतलब काइनेटिक एनर्जी of gas particle is directly proportional to absolute temperature। जो भी काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये एक इक्वेशन से भी आपको पता चल जाएगा। अभी एक इक्वेशन करेंगे हम लोग, काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ठीक है, इससे लिख लीजिए पहले।
आशीष हो गया आपका? Yes, sir. देवांश? Done, sir. चलिए, आरुषि? ओके, तो देखिए अपने पास यहाँ पे आता है, देखिए ये सारे पॉस्टुलेट्स ऑफ केटीजे थे। गैस जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखते हैं जिनको एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। और जो आइडियल गैस को पॉइंट मास माना जाता है, ठीक है, जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस होता है वो नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। फिर आपको आइडियल गैस में, ये किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, जंक्शन भी है कह लीजिए या फिर पॉस्टुलेट। उसके बाद जितने भी गैसेस पार्टिकल होते हैं वो रैंडम मोशन में होता है और सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब ये रैंडम मोशन में होते हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से कोलाइड करेंगे विद द गैस पार्टिकल एंड ऑल्सो विद द कंटेनर। और इसमें जो आपका बेसिकली कॉलिजन होता है वो क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है। फिर गैस पार्टिकल ऑल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। फिर ये लास्ट वाला आ जाता है आपके पास, डिफरेंट पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये एजम्पशन कह लीजिए या फिर पॉस्टुलेट, एजम्पशन ही माना जाता है जिसको पॉस्टुलेट कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद अपने पास आ जाता है काइनेटिक इक्वेशन गैस, काइनेटिक इक्वेशन गैस। अच्छा ये बताइए वर्क डन का यूनिट क्या होता है? आशीष, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? देवांश? So Joule, जूल। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? Newton. जूल होता है। क्या होता है? एनर्जी का यूनिट क्या बताया आपने देवांश? न्यूटन? सर Joule ही होता है शायद। हाँ जूल ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो वर्क डन का आप लोगों ने जो पढ़ा है F=W=F.S, ये पढ़ा है ना। Yes, तो sir. थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली गैस वगैरह की बात होती है तो इसको प्रेशर से रिलेट करते हैं, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए हो जाता है, तो ए एस हो जाता है, जिसको हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं पीवी। तो ये भी एक वर्क डन का फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीवी। और हमें पता है चूंकि वर्क डन और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, ये इंटर कन्वर्टेबल होता है। आप लोगों को याद होगा अगर 9th क्लास में आप लोग काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किए थे तो वहां पे वर्क डन निकाला था आप लोगों ने और फिर बोला था आप लोगों ने दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला होगा आप लोगों ने। तो दिस वर्क डन विल Yes, बी sir. स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात होती है। तो गैस का जो वर्क डन होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में ही होता है। तो बेसिकली काइनेटिक गैस इक्वेशन जो होता है वो होता है पीवी इज इक्वल टू 1/3 m/n/u²। अभी आप लोगों को ये पता चल जाएगा पीवी है क्या, पी क्या है प्रेशर है, वी क्या है वॉल्यूम है, एम जो है मास है, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर एन जो है इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम वी। और m जो है आपका m इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल। और बेसिकली जो u है आपका वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। u जो है आपके पास उसको क्या कह लेंगे? u इज द वेलोसिटी कह लीजिए, u इज द वेलोसिटी, यहाँ पे ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऑल्सो known as रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पी आपका प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन ठीक है। या फिर तो इसको हम, हाँ हेलो, सर आपने क्वेश्चन में वो 1/3 लिखा। हाँ 1/3 है ये, 1/3
m इंटू n इंटू यू का स्क्वायर, और u पे क्या है आपका बार है, ठीक है। ये u वेलोसिटी है, बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। तीन टाइप का वेलोसिटी पढ़ना आपका, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ जो यूज होता है वो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। हो गया आशीष, देवांश। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो बेसिकली हम लोग ट्रांसलेशनल निकालते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशनल पता है आप लोगों को, ट्रांसलेशनल, और एक होता है रोटेशनल। रोटेशनल जो अपने एक्सिस पे मूव करे, और ट्रांसलेशनल जो मूव करे आगे की तरफ, ठीक है, डिस्टेंस कवर करे, उसको ट्रांसलेशनल कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे ई के से रिप्रेजेंट करूंगा किसको, काइनेटिक एनर्जी को ई के। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम तो लगा दिया, और ये यू स्क्वायर हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेकिन एन पार्टिकल्स है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इससे आ जाएगा आपका ई के इज इक्वल टू 1/2 m n u² का बार। क्लियर है। और हमें पता है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन जो हमने लिखा था, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, यहाँ पे काइनेटिक गैस इक्वेशन अगर लिखने जाएं हम लोग, तो हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 mn u²। यही होगा ना। ये बार है, माइनस नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। बहुत सारे लोग माइनस समझ लेंगे, माइनस नहीं है, ये बार है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या किया, बेसिकली 2/3 कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, 1/2 mn u² कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए जरा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है कि नहीं। Yes, sir. तो यानी इसका मतलब पीवी जो होगा इज इक्वल टू 3/2 ई के लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ ना। Sir. Yes, अब sir. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है अपने पास, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। और फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए पीवी इज इक्वल टू आरटी हो जाएगा। तो यहाँ पे पीवी का वैल्यू आरटी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ या ना बताइए, बताइए। Yes, sir. तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे कि अपने पास आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू आर टी लिख देंगे, और आर टी इज इक्वल टू 3/2 ई के। तो ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 आर टी हो जाएगा कि नहीं, बताइए। 3/2 आर टी हो जाएगा। और अगर यहीं पे हमें लिखना रहता फॉर एन मोल्स, तो पीवी के जगह एनआरटी डालते तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाता, 2/3 एनआरटी आ जाता। बस पीवी के जगह हम क्या, पीवी के जगह आरटी के जगह क्या लिख देते,
एनआरटी लिख देते हैं। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक लिखिए। तो यहाँ पे भी देख गया होगा आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। फिर इसमें R क्या होता है? आइडियल गैस कांस्टेंट। Okay. Done, sir. वेरी गुड। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास क्या आ गया, ई के इज इक्वल टू 2/3 NRT। ई के इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2/3 NRT। अब यहाँ पे लिखेंगे एक मॉलिक्यूल के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल है, और अब लिख रहे हैं हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे ई के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर टी अपॉन 1/n है, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, n हट जाएगा, तो ये आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एक चीज और इसमें ध्यान में रखिएगा कि एक ये जो R अपॉन Na का जो रेशियो होता है ये Kb के बराबर होता है। ये जो Kb होता है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इसके बारे में आगे पढ़ना होगा हमें, फिजिक्स में पढ़िएगा आप लोग, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ई के इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 Kb और इंटू में T। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि ई के जो है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। एक चीज और देख सकते हैं आप लोग, ई के इज इक्वल टू क्या दे रखा था, 1/2 mN/U²। और यहाँ पे ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और यहाँ पे ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा जरा, ये U2 लिख दिया गलती से मैं। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा U² जो होगा बेसिकली आपका, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे ऊपर सही से बनाइएगा, माइनस नहीं हो जाना चाहिए, बहुत सारे बच्चे माइनस लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, U² बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो U जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये U क्या है आपका, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है आपका, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो सवाल आपके मेंस में पूछा हुआ है कि अगर आपका टेम्परेचर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी कितने, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा, तो 1.4 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है ना, वो इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, लेकिन अंडर रूट होने की वजह से 2 का रूट लेंगे तो 1.4 आएगा कि नहीं आशीष। Yes, sir. वेरी गुड, इससे लिख लीजिए आप लोग।
Excuse me, sir. यस सर आपका ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मिनट में 2 RT अपॉन 3 Na वो कैसे आया बता दीजिए एक बार। ये देखिए 2/3 था ये, ठीक है, और आर और टी था ये। यहाँ पे वन मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगेड्रो नंबर होता है। यस सर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या ले लिया हम लोगों ने, वन मॉलिक्यूल लिया है तो, और डिवाइडेड बाई एन कर दिया, बस डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे एन से, और कुछ नहीं किया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हट जाएगा। पर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एन से डिवाइड कर देंगे। सबको क्लियर है? आज जल्दी छुट्टी हो गई। जल्दी करो यार, इतने देर में तो आया है। आरुषि, नहीं हो गया? यस सर। चलो तो यहाँ कुछ ग्राफ आते हैं जिनको ध्यान में रखना है आप लोगों को जब डेफिनेशन होगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहला ग्राफ जो होता है वो होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर स्पीड के बीच में। अब यहाँ ग्राफ देखिए कैसे बनता है, कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। एनसीईआरटी में भी आप लोगों के दे रखा है यहाँ देखेंगे, ये 10 ले लेंगे हम लोग, ये 8 ले लेंगे, यहाँ से ले सकते हैं हम लोग, ये 0 है, 2, 4 और ये 6, और ये जो सबसे पीक पॉइंट पे होता है ये ऐसे कर देंगे। जिस स्पीड से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना, उसी को कहते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका भी डेफिनेशन अभी लिखवाएंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को यूएमपी से। सबसे पहले ग्राफ किस किस के बीच में है तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये ग्राफ जो है फ्रैक्शन ऑफ molecules with a given speed versus molecular speed सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ दे रखा है आपका 0.1 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ 0.2 है, ठीक है, ऐसे ही ऊपर बढ़ते जा रहा है यहाँ पे 0.3 है, फिर यहाँ पे 0.4 है, ऐसे ही ये इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर स्पीड की ग्राफ, इससे लिख लीजिए आप लोग।
हो गया। समझ रहा हूँ। ओके। चलिए आपने वाई एक्सिस में क्या लिखा है? ये लिखा हूं मैं 0, 2, 4, 6, 8, 10 मॉलिक्यूलर स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विद अ गिवन स्पीड 0.12, 0.3, 0.4। ये वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूलर स्पीड है। ओके सर। आशीष हो गया। Yes, sir. आरुषि, देवांश, कौस्तव हो गया। यस सर, होगा। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे एक और ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ speeds at two different temperatures. तो यहाँ पे देखिए अपने पास टू डिफरेंट टेम्परेचर की जब बात होती है तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ग्राफ जो है आपका मॉलिक्यूलर स्पीड और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, वही एक सेम ग्राफ है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद गिवन स्पीड। ठीक है, और यहाँ दे रखा है आपका यू एम पी एट T1, ये रहा। और यहाँ पे आपका यू एम पी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यू एम पी एट T2। बताना ये है, आप लोगों में से बताइए T1 ग्रेटर है या T2 ग्रेटर है। कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो T2 बड़ा होगा। T2 बड़ा क्यों होगा देवांश? आशीष, T2 बड़ा क्यों होगा? सर स्पीड इसकी ज़्यादा है और हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए ये T2 ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, हो जाए तो बताइएगा।
लिख लिया आप लोगों ने? Sir. देवांश, चलिए अब ये सारे स्पीड्स को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा अपने पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जिसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, UMP। ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है, इट इज द स्पीड possessed by maximum fraction of molecules, maximum fraction of molecules of a gas at a particular temperature, at a particular temperature। उसी को कहते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दूसरा आ जाता है आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज या मीन स्पीड तो पता ही है कैसे निकालते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड को UAV लिख देंगे और इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इट इज द एवरेज of the different speeds of all the molecules present in a given sample of gas। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा आप लोगों को कि एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं। जस्ट सपोज मीन स्पीड या एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, जस्ट सपोज ये n पार्टिकल जो हैं मूव कर रहे हैं, तो किससे डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। बताइए, एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग। या फिर दूसरा तरीका ये है U एवरेज निकालने का कि U1 स्पीड से N1 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, U2 स्पीड से N2 पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, U3 स्पीड से N3 पार्टिकल मूव कर रहा है। कितने स्पीड से भाग रहा है, प्लस डॉट 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 n पार्टिकल है UN, तो हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, N1 प्लस N2 डॉट 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 प्लस NN तक, जहाँ तक होगा वहां तक। तो ये हो जाएगा U एवरेज। ठीक है देवांश, स्लाइड पीछे कर रहा हूँ, ये सब लिख लीजिए आप लोग। आशीष, लिख लिया आपने? Yes, sir. देवांश, कौस्तव, ओके लिखिए जरा। डन, वेरी गुड। ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए एवरेज स्पीड का दोनों। ठीक है, ये यहाँ पे U1 से एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा था तो इसलिए ऐसे लिखा। अब जस्ट सपोज N1 मॉलिक्यूल U1 से मूव कर रहा है तो सब मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा।
तो दोनों फॉर्मूलाज की मतलब अलग अलग एप्लीकेशन हैं। नहीं नहीं सेम है। जैसे U1 U2 लिखा हूं तो ए, जैसे मान लीजिए एक से 1 to n पार्टिकल्स है, 1 वाला U1 से मूव कर रहा है, 2 वाला U2 से मूव कर रहा है, n वाला U1 से मूव कर रहा है, तो सबको ऐड किया और कितने पार्टिकल्स हो गए 1 2 3 n तक, तो n से डिवाइड कर दिया, ये हो गया एवरेज स्पीड। अब जस्ट सपोज U1 स्पीड से n1 पार्टिकल मूव कर रहा है, तो Yes. टोटल वेलोसिटी n1 U1 हो जाएगा, U2 से तो n2 U2, तो यहाँ n1 जितना हमने ऐड किया उतना डिवाइड भी कर देंगे। ओके। डन सर। वेरी गुड, सबका हो गया। आशीष आपका भी हो गया ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए थर्ड स्पीड आ जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जब बात करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ देखिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। इट इज द, डेफिनेशन में इसका फॉर्मूला छुपा हुआ, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द squares of different speeds of the molecules of gas। तो देखिए पहले वर्ड में ही क्या लिखा है, पहली सेंटेंस में स्क्वायर रूट ऑफ मीन, स्क्वायर रूट ऑफ मीन यानी एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लेना है, और मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट स्पीड। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं URMS इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका मीन ले लीजिए। मीन जैसे अभी हमने निकाला था U स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जा रहा था, UN तक जा रहा था, डिवाइडेड बाई n से डिवाइड कर रहे थे, है ना, n से ही डिवाइड किया ना हमने, क्योंकि n पार्टिकल्स है। ठीक है, तो बेसिकली उसमें स्क्वायर नहीं था, वहां पे स्क्वायर था क्या, एवरेज में क्या था U1 प्लस U2 प्लस U3। अब इन्होंने बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ले लिया मैंने, ठीक है, ये नीचे से है स्क्वायर रूट ऑफ मीन, और उसके बाद स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ गैस, ये हो जाएगा आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। डन सर। अब देखिए इसका दूसरा भी फॉर्मूला, जैसे एवरेज का दो दो फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, तो इसका दूसरा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, URMS इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे मीन स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ क्या था N1 U1 प्लस N2 U2 प्लस N3 U3 प्लस डॉट 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 डॉट, मैंने क्या दे दिया था NN UN, और नीचे क्या आ जाएगा मीन के लिए N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 प्लस NN। अब रूट मीन स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है, तो हम सीधे क्या कर देंगे,
स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। ये u1 ऊपर गलती से लिख दिया हूँ, नीचे होगा। डन सर। अब देखिए यहाँ तीनों गैसेस का हम लोग निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है, एक ही ग्राफ में। तो यहाँ पे ग्राफ देखेंगे हम लोग, ग्राफ अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले ये आ गया, ठीक है, एक ही ग्राफ बना लेंगे, उतने में हो जाएगा अपने पास। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है बस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा सबसे ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ मॉलिक्यूलर स्पीड, क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है। इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है, रूट मीन स्क्वायर का होता है, ठीक है, और इनमें सबसे कम वैल्यू होता है आपका किसका, यूएमपी का, भी पता चलेगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग कि हमारा जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ पे जो स्पीड होगा वो होगा आपका यूएमपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद इसके नीचे वाले को देखेंगे हम लोग, ठीक है, उसके नीचे वाले को देखेंगे, तो ये वाला जो स्पीड होगा बेसिकली आपका, ठीक है, डॉट से लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये होगा आपका एवरेज स्पीड, क्या होगा, यूएवी। और जो इससे भी नीचे होगा आपका, ये होगा आपका यू आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इससे ये भी पता चलता है कि यू आर एम एस जो होता है सबसे ग्रेटर होता है, यू ए वी उससे कम, और उसके बाद यू एम पी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है इससे, ठीक है। हो गया। मिनट सर। सर इसमें क्वेश्चन में कभी ग्राफ प्लॉट करने का आता है या फिर ग्राफ प्लॉट करने को आएगा तो लिख दीजिएगा, राइट द ग्राफ, जिसमें यूएमपी वगैरह आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये लिख देंगे हम लोग। एक ही ग्राफ में बोल देगा कि दोनों प्लॉट, तीनों प्लॉट करके दिखाइए कैसे होता है, तो ये रहा। तो मतलब अगर
जैसे ये तो आपका मतलब एक जनरल ग्राफ हो गया, पर अगर उन्होंने हमें वैल्यूज प्रोवाइड कर रखे हैं तो मतलब ऐसा कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर रखी है उसी हिसाब से कर लेंगे। अब मान लीजिए इसमें कुछ कुछ वैल्यू दे रखा है, मॉलिक्यूलर स्पीड कितना, तो इधर तो सजा ही सकते हैं। जो सबसे कम वाला होगा वो यूएमपी वाला होगा, उसमें यूएवी, उसके बाद यूआरएमएस सबसे ज्यादा। ओके सर। वैसे कुछ Done. देता नहीं, तो हो गया। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है कि अलग अलग और भी फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला आएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, तो ये यूएमपी का एक फॉर्मूला आता है आपके पास, अंडर रूट 2 RT अपॉन में 2 RT पता, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एम मोलर मास, ठीक है। फिर अपने पास एवरेज स्पीड का ऐसे ही आ जाता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड यू ए वी इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट 8 RT अपॉन में पाई एम। फिर अपने पास आ जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का यू आर एम एस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 RT अपॉन में एम। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट। एक पॉइंट और ध्यान में रखना आप लोगों को कि यू एम पी इज टू यू ए वी इज टू यू आर एम एस, इनका जो रेशियो होता है 1:1.28:1.224, 1.1, एक मिनट रुक जाइए, ये होता है 1.128। ये इनका रेशियो होता है। और इस फॉर्मूले को और एक्सटेंड कर सकते हैं हम, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो यू आर एम एस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ये तो है ही 3 RT बाई एम, 3 PV बाई एम, ठीक है। और ये भी हो सकता है 3P अपॉन डेंसिटी रो। वो यूएवी का रेशियो कर देता हूँ। UMP, UAV, URMS 1:1.128। सर आपने जो उसमें यू आर एम एस और रूट ओवर 3P/Q लिखा, तो सर उसमें P और Q। नहीं नहीं, क्यू नहीं है, ये डेंसिटी है, रो है। क्यू तो ऐसे होगा ना। ओके सर। हो गया। यस सर, डन। वेरी गुड। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो सवाल बहुत आसान है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of 2 gram of oxygen at -23 degree centigrade.
हो जाएगा। ये सर ट्राई ट्राई कर लेते हैं। अरे मैं बता दीजिए आप। काइनेटिक एनर्जी का याद है आपको? ई के इज इक्वल टू क्या होता है? सर हाफ एम एन यू स्क्वायर। हाफ एम क्या था? एन यू स्क्वायर। एक ई के का ये भी फॉर्मूला बताया मैंने, 3/2 NRT, जिसमें एन आ रहा था नंबर ऑफ मोल्स, तो ये वाला यूज करेंगे हम लोग। कौस्तव आप करिए, 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 2 ग्राम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा मोलर मास 32, तो 1/16। आर का वैल्यू 8.314 ले लेंगे। टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 273 प्लस में करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 23, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, तो 250। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। यस सर। डन सर। चलिए एक और सवाल करिए आप लोग। A gas consists of 4 molecules with a velocity of 5 meter per second. 10 molecules with a velocity of 6 meter per second. Calculate their average velocity. Root mean, square velocity, and most probable velocity. ये ट्राई करिए जरा। सर एवरेज वेलोसिटी 5.7 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी 5.51। 5.7 मतलब वो 80 अपॉन
14 आ रहा था। 80/14 देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी। सर 4.50 मीटर पर सेकेंड एंड 3.67। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो होगा, इधर देखिए 4 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं 5 वेलोसिटी से, तो 4 × 5 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं 6 वेलोसिटी से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और भी कुछ है क्या? और ये भी तो है, सॉरी, 4 molecules with a velocity of 5, 10 molecules with a velocity of 6, calculate their average velocity। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर आपने सही किया होगा, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 4 + 10, तो ये 20 + 60 डिवाइडेड बाई 14, हाँ ठीक है, 80/14 आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना कॉस्ट तब। यस सर, वो 5.7 आ रहा था। हाँ, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कौस्तव, चलिए No, sir. नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।